बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज की वीडियो में फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स 2023 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो में इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो सेक्शन ए है जिसमें एमसीक्यूज गिवन है, फर्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 0.00476। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स थे उनको माइंड में रखते हुए हम इसको गौर करें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, 4, 7 एंड 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा 3। नेक्स्ट एमसीक्यूज है Which of the following is not a derived quantity? इनमें से कौन सी derived quantity नहीं है? वॉट, न्यूटन, किलोग्राम, पास्कल। तो वॉट, न्यूटन और पास्कल जो हैं ये derived quantities हैं। किलोग्राम जो है वो derived quantity नहीं है, ये बेस क्वांटिटी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है A ball is thrown straight up. What is its acceleration at the top of its path? एक बॉल को स्ट्रेट अप थ्रो किया गया है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा टॉप ऑफ द पाथ पे। यानी कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल पहुंचती है तो उस टाइम उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जब बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचकर वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाए वहां पे एक्सेलरेशन भी 0 हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉल को ऊपर थ्रो किया गया और वो वहां पर पहुंचती है हाइट पे, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मौजूद होता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो ऑप्शन जहां पे करेक्ट होगा। तो वैसे भी आप अगर देखें तो वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे होते हैं, सपोज टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, उसका वेट डाउनवर्ड होता है और उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 भी हो गई थी तब भी उसमें एक्सेलरेशन मौजूद था। वो कितना था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि वैल्यू होती है जी की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है ब्लॉक ऑफ mass 10 kg is placed on the table. What is magnitude of force acting on the book? एक बुक है जिसका mass 10 kg है और वो टेबल के ऊपर मौजूद है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक। फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जो उस बुक के ऊपर अप्लाई हो रहा है। मैस 10 kg है तो टेबल के ऊपर जो बुक पड़ी है वो बुक जो फोर्स अप्लाई करेगी वो उसके वेट के इक्वल होगा। तो हम W इक्वल टू mg के फॉर्मूले से जब m की वैल्यू 10 हो और g की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 न्यूटन, जहां पे भी सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम टॉर्क। इनमें से किस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला टा मल्टीप्लाई बाय एफ एल होता है, यानी कि फोर्स को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो चारों ऑप्शंस जो हमारे पास गिवन है इनमें फोर्स और लेंथ की वैल्यू गिवन है, इनको हम मल्टीप्लाई करें तो जो डी ऑप्शन है इसका आंसर इनमें से सबसे ज्यादा आता है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका आंसर 18, 20, 20 और ये 7 3 are 21, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है Fx and Fy components of a force are 3 न्यूटन and 4 न्यूटन respectively। कि Fx और Fy कंपोनेंट्स हैं एक फोर्स के 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड उस फोर्स का कितना होगा, 12 न्यूटन, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन और 1 न्यूटन। तो ये जो हमें कंपोनेंट्स गिवन है Fx और Fy के, एक 3 न्यूटन है और एक 4 न्यूटन है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं वो होता है F इक्वल टू अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 का अंडर रूट यानी कि 25 का अंडर रूट, तो ये 5 न्यूटन आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला है उसको आपने टिक करना है। तो वो फार्मूला हमारे पास F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है।
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 9, एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज, हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट जॉल पर केल्विन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेस इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम डैश ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन लिक्विड के किस हिस्से से हो रही होती है? तो सिर्फ जो कोई भी हमारे पास लिक्विड हो उसकी अपर सरफेस से इवेपोरेशन हो रही होती है, बाकी कहीं से भी नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट्स के इक्वल होता है? तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, 746 वाट्स के इक्वल होता है। 12 नंबर है, ए स्टोन वेट्स 30 न्यूटन इन एयर एंड 22 न्यूटन इन वाटर, buoyant फोर्स ऑफ वाटर इज। buoyant फोर्स किसकी इक्वल होती है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, तो 30 माइनस 22 ये आंसर आ जाता है 8 न्यूटन। तो यहां तक इस पेपर का ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट अब हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर है, सेक्शन बी है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन था मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻15 टेराग्राम, एक्सप्रेस दिस वैल्यू इन मिलीग्राम्स। मास ऑफ अर्थ है, टेराग्राम में गिवन है, आपको टेरा की वैल्यू मालूम होनी जरूरी है। टेरा की वैल्यू इक्वल होती है 10⁻12 के, ठीक है। तो 10⁻12 हम इसमें टेरा की जगह पे पुट कर देंगे। इनको सिंप्लीफाई करें तो 10⁻27 आ जाएगा, 15 + 12, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। तो 27 इंटू, अब हमने इसको मिली में कन्वर्ट करना है, कहा गया था कि मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करें। तो मिली की जो वैल्यू होती है उसकी वो जो वैल्यू है, यानी कि 10 की पावर जितनी भी है, 10 की पावर -3 है तो 10 की पावर +3 से भी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू थी। क्या करना है कि जिस वैल्यू में कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू प्लस में है या माइनस में है, हमने दोनों से उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस वाली वैल्यू हमारे पास मिली में कन्वर्ट हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू इसके साथ हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 27 + 3, तो ये 6 × 10⁻30 मिलीग्राम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 km/h with a uniform retardation of 2 m/s². How long will it take to attain a speed of 20 km/h? तो इस स्टेटमेंट की मदद से आपने डाटा लिखना है। अगर आप डाटा लिख लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर के एंड पे जो आपको फार्मूलाज गिवन है उनमें से एक फार्मूला आपने यहाँ पे पुट करना है, उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड कर लेना है। तो ट्रेन की ये हमारे पास 2 वेलोसिटीज गिवन है। स्लो डाउन उसने शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी ये थी और फाइनल वेलोसिटी ये होगी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी कि a = -2 m/s²। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम कैलकुलेट करना है और फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 km/h। ये डाटा हम नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पेपर के एंड पे इन क्वांटिटीज को देखते हुए जो फार्मूला अप्लाई होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो अपने सोल्यूशन में पुट करनी है। उसमें से टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम को एक तरफ कर लिया, बाकी इसमें वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.325 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन्ड बाय फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स से क्या मुराद है? तो सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन की आपने डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी साथ लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं पूछी गई, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल लिख देते हैं तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में इतनी स्पेस गिवन है, वो जो लाइंस वहां पर मौजूद होती हैं उन लाइंस में इतनी स्पेस गिवन है कि आप एक एक एग्जाम्पल भी साथ लिख लें, तो ये बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, What is centripetal force also show that Fc = mv²/r। तो इसमें आपने सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन के बाद इसका जो प्रूव है वो भी आपने इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन वेट एंड मास। तो वेट और मास के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपने मिनिमम 3 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। यहां पर मैंने 5 लिख दिए हैं, ताकि अगर कोई एक गलत भी हो जाए आपका तो उसके आपको मार्क्स मिल जाएं। जाहिर सी बात है, आपके पास स्पेस मौजूद है, टाइम भी है, तो आप जितने आपको मालूम हो वो डिफरेंस लिख लें, लेकिन मिनिमम 3 लाजमी लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ब्रीफली एक्सप्लेन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास की क्या डेफिनेशन है वो आपने लिखनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो
इसमें इतनी ही चीज लिखनी है और साथ एक एक एग्जांपल भी दे दी है ताकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता चल जाए कि वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जस्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करते हुए मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है, तो हमें इसकी डायग्राम या एक्सप्लेनेशन जो होती है वो डायग्राम से रिलेटेड ही होती है, तो वो भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन में आपने उस पेज, जाहिर सी बात है थोड़ी लेंथ ही होगी, तो पेज के सेंटर में लाइन लगा लेनी है और एक तरफ से आपने स्टार्ट करना है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हवाला देते हुए, उसको सिंप्लीफाई करना है उसी तरह और मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लेना है कि ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म कपल, आल्सो गिव एन एग्जांपल। तो कपल की डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन के साथ साथ आपने इसकी एग्जांपल भी बता देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है डिटरमाइन इन वेरिएशन ऑफ g विद अल्टीट्यूड, आल्सो प्रूव दैट gh इक्वल टू gme ओवर re प्लस h का स्क्वायर। तो g की वैल्यू अल्टीट्यूड के साथ साथ कैसे चेंज होती है वो रीजन बताई, रीजन बताने के बाद इसका जो प्रूव है वो भी हमने उसी तरह सॉल्व कर लिया। ठीक है, प्रूव करते वक्त ये भी आप थोड़ा सा लेंथ ही होगा, तो जहां पे ये डेफिनेशन से मुराद जो एक्सप्लेनेशन थी कि जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है हाइट के साथ साथ, उससे नीचे जहां पे आप जिस लाइन से प्रूफ शुरू करेंगे वहां से नीचे लाइंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है, एक तरफ आपने लिखना है और फिर दूसरे एंड पे लिख देना है। आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे तो स्पेस कम होगी, तो वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आ सकेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर व्हाट कंडीशंस द वर्क डन ऑन बॉडी इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। किस कंडीशन के तहत वर्क डन मैक्सिमम होता है और किस कंडीशन के तहत मिनिमम होता है। तो ये वर्क डन आपने मैक्सिमम और मिनिमम फार्मूला के जरिए से, यानी कि मैक्सिमम उस वक्त होता है जब वर्क डन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 0 हो, और मिनिमम कब होता है जब एंगल 90 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है A car has kinetic energy K. What will be the effect on its kinetic energy if its velocity is reduced to half? तो kinetic energy के फार्मूला में velocity को v को हमने हाफ करना है, यानी कि v की जगह पे v/2 पुट करेंगे तो kinetic energy पे जो इफेक्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, kinetic energy का फार्मूला, इसमें v को v/2 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां से ये 1/4k आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम वेलोसिटी को हाफ कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई इज प्लाज्मा ऑफन कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्यों कहा जाता है। तो प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर किस लिए कहते हैं ये रीजन आपने लिखनी है, और प्लाज्मा है क्या ये भी बता देना है कि आयोनिक स्टेट जो होती है मैटर की वो प्लाज्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है liquids exert pressure on which factors does pressure of liquids depends। तो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है और वो प्रेशर इक्वल होता है रो जी एच के। तो रो जी और एच ये तीन चीजें क्या हैं, यही वो फैक्टर्स हैं जिन पे लिक्विड का प्रेशर एक्सर्ट डिपेंड कर रहा होता है, तो वो आपने लिख देनी है। जाहिर सी बात है इक्वल का साइन है तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं प्रेशर के। नेक्स्ट 14 है डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है वो आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं, मिनिमम 3 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं, और आपके पास स्पेस है और आपको आते भी हैं तो आप 5 लिख लें, वो बेहतर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई डज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे। सी ब्रीज दिन में क्यों होती है, तो वो रीजन आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देनी है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके 15 क्वेश्चंस थे। इसके बाद जो पार्ट सी है, सेक्शन सी है, उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है डिस्क्राइब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू सॉलिड्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड, ड्राइव इट्स फार्मूला, आल्सो राइट इट्स यूनिट्स। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है वो हमने लिखना है। उसके बाद जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रही होती है वो फैक्टर्स आपने लिखने हैं। फैक्टर्स लिखने के बाद इसका फार्मूला पूछा गया था तो फार्मूला आपने लिख देना है, और फार्मूले के बाद उसका यूनिट भी पूछा गया था तो यूनिट भी यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट टेम्परेचर, जो बी पार्ट है क्वेश्चन 3 का,
The temperature of Islamabad in winter and summer varies from 0 degree centigrade to 40 degree centigrade. Convert these temperatures into Kelvin and Fahrenheit scale. ये न्यूमेरिकल है जिसमें इस्लामाबाद का विंटर और समर का टेम्परेचर दिया गया है 0 और 40, और इस टेम्परेचर को हमने केल्विन और फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो डाटा में जस्ट TC1 यानी कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड और TC2 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके सोल्यूशन में जो नीचे आपके फार्मूले गिवन है उनमें से सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला है, उसके लिए हम 0 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फिर वही फार्मूला यूज करके 40 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है उसमें 0 को फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे और फिर 40 को फारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, इसका सी पार्ट में अगर कोई इसकी डायग्राम हो तो वो पेज खाली होता है, उस पे बना देनी है। उसके नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4A आप सॉल्व करेंगे। स्टेट पास्कल लॉ डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट यूजिंग पास्कल लॉ। तो इसमें पास्कल लॉ की आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी कि जो हाइड्रोलिक प्रेस वाला टॉपिक था उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है कंप्लीट, ठीक है, कि वो कैसे वर्क करता है और उसके जरिए से हमारे पास पास्कल लॉ वहां पे कैसे अप्लाई हो रहा होता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला जो कंप्लीट टॉपिक था वो आपने यहां पर लिख देना है, ठीक है। इसकी जो डायग्राम है, डायग्राम के लिए आपकी ई शीट पे अलग से सेपरेट जगह दी गई होती है, वहां पे इसकी डायग्राम बनानी है। इसके बाद क्वेश्चन बी की जगह आपकी होती है ई शीट पे। तो क्वेश्चन 4 पार्ट बी, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ए रीजन में इंडिकेट अ चेंज इन वेदर ऑफ दैट रीजन, एक्सप्लेन। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर चेंज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वेदर भी चेंज होगा, तो ये हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसको आपने प्रॉपर एक्सप्लेन कर देना है कि बैड वेदर होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो तब क्या होगा और हाई प्रेशर होगा तो तब क्या होगा, दोनों सिचुएशंस लिख देनी है। इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पे इसकी डायग्राम बना देनी है। आपको सेपरेट पूरा पेज गिवन होता है डायग्राम बनाने के लिए, तो वहां पे जो क्वेश्चन 4 था उसके पार्ट ए की डायग्राम आपने ड्रॉ कर देनी है। फिर नेक्स्ट पेज में इसी तरह हम क्वेश्चन 5A सॉल्व करेंगे। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड क्लासिफाई विद कॉमन एग्जांपल्स। तो 3 स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इनमें से हर एक की डेफिनेशन के साथ साथ उस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है और एग्जांपल, ये 3 पॉइंट्स हर इक्विलिब्रियम की स्टेट के आपने लिख देने हैं। इनकी जो डायग्राम्स हैं वो डायग्राम वाले जो पेज है उस पे हम ड्रॉ कर देंगे। दूसरी अनस्टेबल की और तीसरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के भी इसी तरह 3 पॉइंट्स, डेफिनेशन, उस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है और एग्जांपल, उसकी ये 3 चीजें लिख देनी है। तो इसके बाद क्वेश्चन 5 का बी पार्ट, क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल कैलकुलेट करनी है। तो ये आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 2.8। तो इसका आपने जस्ट डाटा लिखना है। डाटा में बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है तो जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आती तो +10 होती। टाइम वन साइड का 3 सेकंड होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर जाके ऊपर से फिर वापस आके ये टोटल टाइम 6 सेकंड दिया गया है, तो वन साइड टाइम 3 सेकंड होगा। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जाएगा तो कुछ देर के लिए रुकेगा, जब वो रुकेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाइट क्या होगी, कितनी हाइट तक उसने ट्रेवल किया है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इनको देखते हुए हम पहले क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वो पहले कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वो इजीली सॉल्व हो सकती है इन वैल्यूज की मदद से। जब इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी तो फिर हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। हाइट फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s = VIT + 1/2 GT स्क्वायर वाली। इसमें वैल्यूज पुट करके इसकी हाइट भी फाइंड कर लेंगे। इससे नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन नंबर 5 की जो पार्ट ए से रिलेटेड डायग्राम थी वो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। मेरे पास एनिमेशंस थी तो मैंने एनिमेशंस ड्रॉ कर दी हैं, आपने जस्ट ये डायग्राम्स ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ तक इस पेपर का सोल्यूशन था। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो करें।
और अगर आप हमसे ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।